Assalamualaikum and welcome back to all. Welcome back students. Welcome back to our online classes from home. Today we are going to continue for standard 11 economics chapter number 3 demand, last portion of this topic. After that we will finish this chapter and going to next chapter number 4 supply. Today's point is cross price elasticity of demand and second one methods of measuring elasticity of demand. So let's continue and concentrate here. Income elasticity of demand. As price is the cause of change in demand in the concept of price elasticity of demand, income is the cause of change in demand in the concept of income elasticity of demand. It means income elasticity demand is useful to measure change in the demand for a commodity with respect to changes in the income of a consumer. जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी डिमांड पे अफेक्ट करती है, जैसे कि उसकी इनकम बढ़ती है तो वो ज़्यादा चीज़ों का डिमांड करता है, जब उसकी इनकम कम हो जाती है तब वो उसकी डिमांड रिड्यूस हो जाती है यानी डिक्रीज़ हो जाती है। तो डिमांड पे इनकम का सीधा असर पड़ता है। तो इसको हम कैसे देखेंगे? मीनिंग ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. It is the extent of change in demand for a good because of a change in income of the consumer. It can be expressed in formula as follows. Income elasticity is equal to EY is equal to proportionate change of demand divided by proportionate change of income. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम उसके डिवीज़न में क्या लेते थे? प्राइस। इसी तरह से हमें यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में उसके डिवाइड बाय में इनकम लेना है, यानी उसका फॉर्मूला चेंज सिमिलर है, बट यहाँ पे वहाँ पे प्राइस की जगह पे यहाँ पे इनकम हो जाता है। तो इनकम का सीधा असर कंज्यूमर की डिमांड पे पड़ता है ना। इसके बाद का जो टॉपिक है टाइप्स एंड डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पॉइंट यहाँ से रिड्यूस किया गया है, कट किया गया है, इसीलिए ये पॉइंट मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद का जो पॉइंट है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Any good in income analysis can be studied or compared in context of its first one substitute goods and second one complementary goods. एक दूसरे के अल्टरनेटिव में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी ऐसे किस टाइप की चीज़ें हैं? पहली है सब्सिट्यूट गुड्स एंड सेकंड वन कम्प्लीमेंट्री गुड्स. ऐसे दो गुड्स हैं जो एक दूसरे के अल्टरनेटिव हम उसको यूज़ कर सकते हैं. पहला है सब्सिट्यूट गुड्स. सब्सिट्यूट गुड्स मीन्स दोज goods which can be easily used in place of a given good for satisfying a want as they are very close alternative of a given good. ऐसे चीज़ जो एक की जगह पे हम दूसरी चीज़ को यहाँ पे जैसे कि यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टी और कॉफ़ी. टी की जगह हम कॉफ़ी का भी यूज़ कर सकते हैं. पेन और पेंसिल. तो अल्टरनेटिवली एक दूसरे के अल्टरनेटिव हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. मोबाइल, तो मोबाइल की दो कंपनी है, MI या फिर सैमसंग. तो एक दूसरे के अल्टरनेटिवली जो यूज़ होता है उसे सब्सिट्यूट गुड बोला जाता है. तो ये डिमांड पे ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. सेकंड वन है कम्प्लीमेंट्री गुड्स. कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर, दैट मीन्स जॉइंटली. One good cannot be consumed without the other. In other words, this must be consumed together to satisfy a given want. Complementary goods ऐसा गुड्स है जो एक के साथ दूसरा यूज़ करना ही पड़ता है, जैसे कि मोबाइल और सिम कार्ड, जैसे कि स्पेक्टिकल्स और ग्लासेस, यानी एक के बिना हम दूसरे का यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए ऐसे चीज़ों को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोला गया है. इसके बाद का पॉइंट है when the demand of the concerned commodity change in response to the change in price of its related good, substitute or complementary good, then the extent of such change in demand is called cross elasticity of demand. ऐसी जो सब्सिट्यूट गुड है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसके वजह से जो डिमांड पे इफ़ेक्ट होता है उसे यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला गया है. उसका फॉर्मूला है
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर गुड वाई। डिमांड एक्स जो डिमांड पे चेंज हुआ है उसके परसेंटेज को हम जो उसकी प्राइस में चेंज हुआ है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The law of demand expresses an inverse relationship between price and demand of a good but does not clearly specify the extent of change in demand, supposing if there is a 10% change in price. आप सबने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे ये प्रेजेंट करता है कि डिमांड और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, दैट मीन्स क्रॉस रिलेशन है। क्रॉस रिलेशनशिप है बट कितने परसेंट से है, कितनी अमाउंट से है, उसे मेज़र करना यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे जो इजीली होगा, तो यहाँ पे आपको दिया गया है दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द कॉमनली यूज मेथड आर फर्स्ट वन मेथड ऑफ प्रॉपर्टी नेट चेंज, सेकेंड वन total outlay method, that means total expenditure method, and third one geometric method. यहाँ पे थ्री मेथड्स दिए गए हैं, मेथड ऑफ प्रॉपर्टी नेट चेंज, टोटल आउटले मेथड एंड थर्ड वन ज्योमेट्री मेथड। ये सिर्फ हमें उसके मेथड के नाम दिए गए हैं, इसके अलावा उसको हमें डीप में नहीं एक्सप्लेन किया है। ये तीनों मेथड से हम जो डिमांड और उसकी प्राइस है उसके बीच में कितने परसेंट से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है ये हम यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। उसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको होमवर्क में करनी है। इसके अलावा आज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो भी होमवर्क करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल मुझे होमवर्क करके भेजा था, बहुत सारे अभी बाकी है। तो आज मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, सपोज़ आपने नहीं किया है तो आज मुझे फिर से सेंड करो, नहीं तो मैं प्रिंसिपल सर को आपको नाम दूँगी। अस्सलाम वालेकुम।